नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, एसडीएम कैरियर पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। हिंदी व्याकरण की यह 7वीं क्लास है। इसके पूर्ववर्ती क्लास में हम लोगों ने हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हिंदी वर्णमाला के स्वरों का विभिन्न आधारों पर वर्गीकरण देखा था और व्यंजन ध्वनियों का वर्गीकरण हम लोग कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन ध्वनियों का वर्गीकरण देखा था। उस संदर्भ में हम लोगों ने स्वरों की भी चर्चा की थी। उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों को किन प्रकारों में बांटा गया है। आज हम लोग अन्य जो हिंदी व्याकरण के अंतर्गत जो व्यंजन हिंदी वर्णमाला की जो व्यंजन ध्वनियाँ हैं उसका विभिन्न आधारों पर वर्गीकरण करेंगे। जहाँ तक प्रश्न हिंदी व्याकरण का है उसमें एक बड़ा नाम आता है आचार्य कामता प्रसाद गुरु का, और उनकी बातों को बहुत ही मानक माना गया है हिंदी व्याकरण के संदर्भ में। उन्हें हिंदी का पाणिनि कहा जाता है। जिस प्रकार आचार्य पाणिनि ने संस्कृत के संदर्भ में व्याकरण का अच्छा लेखन किया था, उसी तरह से इन्हें भी हिंदी व्याकरण में महारत हासिल है, इसीलिए इनको भी हिंदी व्याकरण का पाणिनि कहा जाता है। उच्चारण स्थान के आधार पर हम लोग वर्गीकरण देख चुके हैं। इसके बाद आचार्य कामता प्रसाद गुरु ने हिंदी व्याकरण में ये जो ध्वनियाँ हैं, व्यंजन ध्वनियाँ, उनको मुख्य रूप से दो प्रकारों में बांटा है। दो प्रकारों क्या है, प्रयत्न के आधार पर दो प्रकार में बांटा है, और उसमें प्रयत्न का आधार बहुत महत्वपूर्ण है। प्रयत्न के आधार पर आचार्य कामता प्रसाद गुरु अब यहाँ प्रश्न उठता है, प्रयत्न क्या है? वर्णों या ध्वनियों के उच्चारण के समय हमारे मुखांगों द्वारा जो प्रयास किया जाता है उनके उच्चारण में, उन्हें हम प्रयत्न कहते हैं। आचार्य कामता प्रसाद गुरु ने प्रयत्न को दो प्रकारों में बांटा है। एक है आभ्यंतर प्रयत्न, कैसे लिखते हो, आभ्यंतर प्रयत्न, और दूसरा है बाह्य प्रयत्न। अब यहाँ पे आभ्यंतर प्रयत्न के अंतर्गत वर्णों के उच्चारण में मुखांगों का जो हमारा प्रयास होता है वह इसके अंतर्गत हम देखते हैं। वर्णों के उच्चारण में मुखांगों, वर्णों के उच्चारण में मुखांगों के आरंभिक या प्रारंभिक, आरंभ में मुखांगों के आरंभिक प्रयास। कहने का तात्पर्य यह है कि अभ्यंतर प्रयत्न वह होता है जब किसी वर्ण के उच्चारण के प्रारंभ में हमारे मुखांग जो प्रयत्न करते हैं वह प्रयत्न अभ्यंतर प्रयत्न कहलाता है। और बाह्य प्रयत्न वर्णों के उच्चारण में बाद के जो प्रयत्न होते हैं, उच्चारण में बाद का प्रयास बाह्य प्रयत्न कहलाता है। अब यहाँ पर देखेंगे हम अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर आचार्य कामता प्रसाद गुरु ने वो जो ध्वनियाँ हैं उनके उच्चारण को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा है। विवृत, द्विविवृत,
द्विविवृत, स्पृष्ट या स्पर्श ध्वनियाँ, और चौथा है ईसत, ईसत या पृष्ठ ध्वनियाँ। अब विपरीत की हम बात करते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में मुख पूरा खुला रह जाता, खुल जाता मुख, उनको विपरीत ध्वनियाँ या वर्ण कहते हैं। इसके अंतर्गत आ से औ तक सभी स्वर आते हैं। आ से आओ तक सभी स्वर इसके अंतर्गत रखे गए हैं। और द्विविवृत वे स्वर, वे ध्वनियाँ आती हैं इसके अंतर्गत जिसका उच्चारण करते समय मुख आधा खुलता है। इसके अंतर्गत या, रा, ला और वा, जिसको हम अंतस्थ कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन आते हैं, अंतस्थ। इनके उच्चारण के समय मुख आधा खुलता है। स्पर्श, स्पर्श के अंतर्गत वे ध्वनियाँ आती हैं जिनके उच्चारण के समय स्वर तंत्रियाँ या मुखांग संघर्ष करते हैं, यानी आपस में संपर्क उनका होता है। तो इसके अंतर्गत सभी वर्गीय व्यंजन आते हैं। क से म तक, क से म तक सभी व्यंजन ध्वनियाँ आती हैं जिनकी संख्या है 25। ईसत या पृष्ठ व्यंजन के अंतर्गत बड़ा सा, फस्टी सा, छोटा सा जिसको हम कहते हैं हा, इनको तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंत सा और हा आते हैं। इनको ऊष्म कहा जाता है। ऊष्म ध्वनियाँ आती हैं जिनके उच्चारण के समय स्वर तंत्रियाँ इतना संघर्ष करती हैं कि जो निकलने वाली मुंह से हवा है वह गर्म हो जाती है, इसीलिए इनको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। अब हम देखते हैं वाह्य प्रयत्न, मतलब वर्णों के उच्चारण के समय जब हम उच्चारण करते हैं बाद में जो हमारे स्वर तंत्रियों या मुखांगों द्वारा प्रयास होता है वह वाह्य प्रयत्न कहलाता है। और वाह्य प्रयत्न के आधार पर हम देखते हैं वर्णों को, से व्यंजन ध्वनियों को दो भागों में बांटा गया है। दो प्रकारों में बांटा जाता है। तो नाद, नाद के आधार पर या गूंज के आधार पर, नाद या गूंज, नाद या गूंज के आधार पर। और दूसरा है श्वास की मात्रा, क्या है, श्वास की मात्रा। तो हम गूंज या नाद के आधार पर जो हमारी ध्वनियाँ हैं, जो हमारे वर्ण हैं, उनको जो खास रूप से जो हमारी व्यंजन ध्वनियाँ हैं उनको हम दो भागों में बांटते हैं। सर, दो भागों में बांटते हैं। यहाँ व्यंजन की बात करते हैं लेकिन हम स्वरों को भी उसमें हम देखते हैं साथ में। तो यहाँ इस आधार पर हम दो भागों में बांटते हैं ध्वनियों को। घोष यानी घोष या इसी को सघोष कहते हैं, और अघोष, अघोष। ठीक है। श्वास की मात्रा यानी जो प्राण वायु है, मतलब ऑक्सीजन है, जो हम श्वास लेते हैं किसी ध्वनि के उच्चारण में, कितना ले रहे हैं, कि ज़्यादा ले रहे हैं या कम ले रहे हैं, उस आधार पर हम ध्वनियों को दो भागों में बांटते हैं। दो भागों, अल्प प्राण ध्वनियों, अल्प प्राण ध्वनियाँ और
महाप्राण ध्वनि, महाप्राण। इस प्रकार हम देखते हैं कि कामता प्रसाद गुरु जी ने क्या किया है कि प्रयत्न के आधार पर मुख्य रूप से वर्णों को पहले दो भागों में बांटे हैं, अभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। अभ्यंतर प्रयत्न के अंतर्गत 4 प्रकार हैं, विपरीत, द्विविपरीत, स्पर्श या स्पर्श और ईषद व्यंजन, ईषद ध्वनियाँ। और बाह्य प्रयत्न के आधार पर हमारी ध्वनियाँ 2 प्रकार की हैं, एक है नाद या गूंज के आधार पर हम उसका वर्गीकरण करते हैं, और दूसरा श्वास की मात्रा यानी प्राण की मात्रा, यानी किसी ध्वनि या वर्ण के उच्चारण में जितनी हम सांस खींचते हैं उसके आधार पर उन्होंने वर्गीकरण किया है। नाद के आधार पर 2 प्रकार है, सघोष व्यंजन और आघोष व्यंजन, और श्वास की मात्रा के आधार पर हमारी जो ध्वनियाँ हैं 2 प्रकार की हैं, अल्प प्राण ध्वनियाँ और महाप्राण ध्वनियाँ। अब हम इस आधार पर अगर समेकित रूप से सभी ध्वनियों का वर्गीकरण करना चाहें तो हम यहाँ कह सकते हैं कि आपको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि ध्वनियाँ 3 और प्रकारों से जो व्यंजन ध्वनियाँ हैं बांटी जा सकती हैं। प्रयत्न के आधार, प्रयत्न के आधार पर, प्रयत्न के आधार पर जैसा कि हम लोगों ने समझा प्रयत्न क्या है, किसी वर्ण के उच्चारण में उसके आरंभ में या बाद में मुखांगों का जो प्रयास किया जाता है उसे हम प्रयत्न कहते हैं। प्रयत्न के आधार पर हिंदी जो हमारी व्यंजन ध्वनियाँ हैं उनको हम विभिन्न प्रकारों में बांटते हैं। तो लगभग यहाँ पर 8 प्रकार का वर्गीकरण प्रयत्न के आधार पर किया है। सबसे पहला आता है नाम स्पर्श व्यंजन, सबसे पहला नाम आता है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय मुखांग पूर्णतया एक दूसरे को स्पर्श करते हैं उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। वे व्यंजन जिनके उच्चारण के समय मुखांग स्पर्श करते हैं उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अब यहाँ देखते हैं हम इसमें कौन कौन से व्यंजन आते हैं। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 बताई गई है, यानी सभी वर्गीय व्यंजन इसके अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से हैं? क वर्ग, क, ख, ग, घ, ङ। च वर्ग, च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, ड़। त वर्ग, त, थ, ध, ध, न। और प वर्ग, प, फ, ब, भ और म। इस प्रकार हम देखते हैं कि वर्ग स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत 25 वर्ग आते हैं, यानी सभी जो वर्गीय व्यंजन हैं वो इसके अंतर्गत आ जाते हैं। अब स्पर्श व्यंजन के बाद दूसरा नंबर आता है स्पर्श संघर्षी व्यंजन। स्पर्श
संघर्षी व्यंजन। अब यहाँ दो शब्द है, स्पर्श है और संघर्षी है, यानी वे व्यंजन जिनके उच्चारण के समय मुखांग आपस में स्पर्श भी करते हैं और संघर्ष मतलब मुंह से जो निकलने वाली हवा है वह स्वर तंत्रियों के साथ संघर्ष भी करती हुई बाहर निकलती है, यानी संघर्ष का सामना करते हुए बाहर निकलती है, इसलिए इसे स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। मतलब वे व्यंजन लिख सकते हैं हम यहाँ, वे व्यंजन जिनके उच्चारण में मुखांगों द्वारा स्पर्श भी हो तथा हवा को बाहर निकलने में संघर्ष का सामना करना पड़े, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इसके अंतर्गत चार ध्वनियाँ आती हैं, पूरा च वर्ग आता है। कौन कौन? च, छ, ज, झ और य। यहाँ इसके अंतर्गत नहीं आता, सॉरी। च, छ, ज और झ ये चार व्यंजन आते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट मैं समझता हूँ आप लोगों ने ले लिया होगा। हम आगे बढ़ते हैं। प्रयत्न के आधार पर हमने दो वर्गीकरण देखा, स्पर्श व्यंजन और स्पर्श संघर्षी व्यंजन। उसके आगे हम बढ़ते हैं। प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों के वर्गीकरण में तीसरा नाम आता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय मुखांग आंशिक स्पर्श करते हैं, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय मुखांग आंशिक स्पर्श करते हैं, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अब इसके अंतर्गत कौन कौन व्यंजन आते हैं? या, र, ला, व। या, र, ल और व, ये चार व्यंजन ध्वनियाँ अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आती हैं। प्रयत्न के आधार पर हमारा चौथा प्रकार होता है व्यंजन ध्वनियों का अर्ध स्वर। कौन कौन से हैं? अर्ध स्वर व्यंजन अक्सर परीक्षाओं में पूछ दिया जाता है। अर्ध स्वर व्यंजन कौन कौन से हैं? तो अर्ध स्वर व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय मुखांग ना के बराबर स्पर्श करते हैं।
जिनका उच्चारण करते समय मुखांग है, मुखांग न के बराबर, न के बराबर आपस में स्पर्श करती हैं, स्पर्श करते हैं, उन्हें अर्धस्वर कहते हैं, उन्हें अर्धस्वर कहते हैं। इसके अंतर्गत या और व दो व्यंजन ध्वनियाँ आती हैं। अब हम देखेंगे पांचवा प्रकार है प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों के वर्गीकरण का। इसे कहते हैं लुंठित, लुंठित या प्रकंपित व्यंजन। अब यहाँ दो शब्द हैं, लुंठित और प्रकंपित। लुंठित का तात्पर्य होता है मोड़ या वलन। लुंठित शब्द बना है लुंठा धन इत, मतलब मोड़ या वलन, मोड़ या वलन। प्रकंपित का तात्पर्य होता है कंपन, प्रकंप धन इत, प्रधन कंप धन इत। प्र का तात्पर्य है ज्यादा और कंप का तात्पर्य है कंपन और इत का तात्पर्य है युक्त। कहने का तात्पर्य यह है लुंठित व्यंजन वे व्यंजन हैं जिनके उच्चारण के समय हमारी जो जिह्वा होती है वो वलन का मतलब मुड़ जाती है, या उसी को प्रकंपित व्यंजन भी कहते हैं कि वे व्यंजन हैं जिनके उच्चारण के समय जिह्वा में कंपन उत्पन्न होता है। लिख सकते हैं इसको, जिनका उच्चारण करते समय, जिनका उच्चारण करते समय जिह्वा में कंपन होता है, कंपन होता है, उसे प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। इसके अंतर्गत एक वर्ण आता है र। कौन सा व्यंजन आता है? र। एक व्यंजन है र। इसकी गणना हम लुंठित या प्रकंपित व्यंजन के अंतर्गत करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं या लिख सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। इसको हम पहले डिलीट करते हैं। तो हम लोगों ने अभी देखा प्रयत्न के आधार पर पांचवा प्रकार था लुंठित या प्रकंपित व्यंजन। तीन प्रकार और हम देखेंगे। प्रयत्न के आधार पर जो हमारा छठवां प्रकार है उसे हम कहते हैं पार्श्विक व्यंजन। क्या कहते हैं? पार्श्विक। पार्श्विक यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। पार्श्विक व्यंजन, पार्श्व का मतलब किनारा होता है। ये बना दो शब्दों से, पार्श्व धन इक, पार्श्व धन इक। पार्श्व धन इक दो शब्दों से बना था। तो वह व्यंजन जिसका उच्चारण करते समय जिह्वा के दोनों पार्श्व भागों से, वे व्यंजन
वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली हवा जिह्वा के दोनों पार्श्व भागों को स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है। उन्हें पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। अर्थात पार्श्व व्यंजन मतलब समझ गए वे व्यंजन जिनका उच्चारण के समय मुख से निकलने वाली हवा जिह्वा के दोनों पार्श्व भागों को स्पर्श करते हैं, यानी दोनों ओर से हवा बाहर निकलती है, उन्हें हम पार्श्व व्यंजन कहते हैं। इसके अंतर्गत एक व्यंजन है ल। कौन सा व्यंजन है इसके अंतर्गत? ला। एक व्यंजन ला है जिसे हम पार्श्विक व्यंजन के अंतर्गत रखते हैं, इसे कहते हैं ला। ला उच्चारण करके हम देख सकते हैं। सातवां हमारा प्रकार है प्रयत्न के आधार पर व्यंजन ध्वनियों का ऊष्म व्यंजन। ऊष्म जैसा कि इसके पहले भी हम लोग उस पर चर्चा कर चुके हैं। वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय हवा संघर्ष के कारण ऊष्म अर्थात गर्म उष्ण अर्थात गर्म होकर बाहर निकलती है। बाहर निकलती है। उससे उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इसके अंतर्गत स, तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंत सा और ह, ये चार व्यंजन ध्वनियाँ आती हैं। इसको हम बड़ा सा, खष्टी सा, छोटा सा और हा कहते हैं। ये चार ध्वनियाँ उस व्यंजन के अंतर्गत आती हैं, क्योंकि इनका उच्चारण करते समय हवा जो मुख से निकलती है वो बहुत गर्म होकर बाहर निकलती है, इसीलिए इसे हम उस व्यंजन के नाम से जानते हैं। अब हम इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक और प्रकार है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सातवां व्यंजन हो गया। अभी आठवां प्रकार का जो व्यंजन है प्रयत्न के आधार पर, उसे हम कहते हैं, महत्वपूर्ण है, उत्क्षिप्त। क्या कहते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन, या इसी को द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन या ताड़न
ताड़न जात, जात व्यंजन या विकसित व्यंजन, विकसित व्यंजन। जो टर्मिनोलॉजी है इनको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि परीक्षाओं में ऐसे ही शब्द आ जाते हैं, जैसे ताड़नजात आ गया तो थोड़ा दिक्कत होने लगती है, इसलिए सबको हमने लिख दिया है उत्क्षिप्त। अब पहले हम एक एक शब्द पर विचार करते हैं। उत्क्षिप्त का मतलब है, उत का मतलब है ऊपर और क्षिप्त का मतलब होता है शीघ्रता से नीचे आना, मतलब ऊपर उठना और शीघ्रता से नीचे आना। उत्धन क्षिप्त। क्षिप्त दो शब्दों से बना है। उत का मतलब है ऊपर उठना और क्षिप्त का मतलब है तेजी से नीचे आना। तेजी से नीचे आना, यानी उच्छित व्यंजन वह व्यंजन है जिसके उच्चारण के समय तेजी से जिह्वा ऊपर उठती है और तुरंत नीचे गिरती है, उन्हें हम उच्छित व्यंजन का। द्विगुण से इसलिए कहा जाता है कि इसमें स्वर और व्यंजन, स्वर प्लस व्यंजन दोनों का गुण पाया जाता है। और ताड़न जात, ताड़न जात इसे इसलिए कहते हैं कि जैसे वीणा की ध्वनि जब निकलती है तो कैसे निकलती है, वीणा के तार को हम जब प्रताड़ित करते हैं यानी उस पर ठोकर मारते हैं यानी आघात करते हैं, तब उसमें ध्वनि निकलती है। तो ताड़न जात इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इनके उच्चारण के समय भी वीणा के तार की तरह से ध्वनि निकलती है यानी गूंज उठती है, इसीलिए इन्हें ताड़न जात भी कहते हैं। इसमें ताड़न का तात्पर्य क्या है, ताड़न का तात्पर्य है आघात या चोट, यानी वीणा जब हम बजाते हैं तो उसमें जब तार पर आघात किया जाता है, मतलब तार पर हम जब चोट करते हैं ऐसे, तो उसमें से ध्वनि निकलती है। उसी तरह से जो उच्चित व्यंजन हमारा है वह भी जो है एक तरह से आघात करने पर उच्चरित होता है और इसको विकसित व्यंजन भी कहते हैं, क्योंकि यह दो व्यंजन इसके अंतर्गत आते हैं। कौन सा, ढा और ढा। कौन कौन से हैं, ढा और ढा। विकसित व्यंजन इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका विकास ड और ढ से हुआ है। इस प्रकार हम आठवां प्रकार देखते हैं कि इसमें 1 2 3 4 इसके 4 नाम दिए गए हैं और इसमें से क्वेश्चन अगर आ जाए विकसित व्यंजन क्या है, तो मैं समझता हूँ कि जो इसको नहीं देखा है तो एक बार भटक जाएगा, खोजने लगेगा फिर क्या है, जबकि सब लोग जानते हैं ढा और ढा द्विगुण व्यंजन या उच्छित व्यंजन। उच्छित अब ये समझ में आ गया होगा सबको, ढा और ढा जो उच्छित व्यंजन है, क्यों है उच्छित, क्योंकि इसके उच्चारण के समय जिह्वा एक बार ऊपर उठती है और तेजी से नीचे गिरती है। और द्विगुण इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर स्वर और व्यंजन दोनों को गुण पाए जाते हैं। ताड़न जात इसलिए कहा जाता है कि जिस प्रकार से हम वीणा को बजाने के लिए उस पर आघात करते हैं फिर उसमें से ध्वनि निकलती है, ऐसे ही एक आघात इनके उच्चारण में भी हम करते हैं, जैसे रा रा तेजी के साथ। और विकसित व्यंजन इसलिए कहा गया क्योंकि जो रा और ढा व्यंजन हैं वो दोनों का विकास किससे हुआ है, ड और ढा से हुआ है, इसलिए इसे विकसित व्यंजन भी कहते हैं। तो इस प्रकार हमने आज देखा
उच्चारण स्थान के आधार पर हम पहले देख चुके थे। आज हमने देखा कि प्रयत्न के आधार पर व्यंजन ध्वनियाँ कितने प्रकार की हैं। तो हमने यहाँ देखा कुल व्यंजन ध्वनियाँ 8 प्रकार की हैं, 8 प्रकार की। यहाँ ताड़न का तात्पर्य एक चीज थोड़ा सा हम चर्चा करना चाहेंगे। जैसे गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा है, वहाँ ताड़ शब्द जो अवधी भाषा का है उसकी अक्सर चर्चा होती है। कहते हैं ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। वहाँ ताड़ना शब्द का तात्पर्य समझना है, क्योंकि अवधि में ताड़ना का तात्पर्य होता है समझना, यानी कि ढाप पाना, किसी चीज़ का समझना, संवेदनशीलता व्यक्त करने की बात की गई है। और यहाँ ताड़न शब्द जो है या ताड़ना शब्द ये खड़ी बोली का है, जहाँ ताड़न का तात्पर्य आघात होता है। तो वहाँ पर अर्थ का भी कहीं कहीं लोग अनर्थ निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इसकी चर्चा हमें थोड़ा सा इसलिए कर दिया कि आया था यहाँ पर। तो इस प्रकार हम यहाँ देखते हैं कि प्रयत्न के आधार पर हमने व्यंजन ध्वनियों को 8 प्रकारों में बांटा है, और मैं समझता हूँ कि सभी लोग इसको समझे होंगे। और ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से अक्सर किसी भी प्रकार की परीक्षा हो, चाहे वनडे एग्जाम का हो परीक्षा, चाहे कोई सिविल सर्विस की परीक्षा हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, नेट हो, जेआरएफ, अक्सर वर्णमाला का जो टॉपिक है वहाँ से क्वेश्चन आया करते हैं। वहाँ कुछ वर्ड या अक्षर दे दिया जाएगा और उसको बताना होगा किस प्रकार का है। खास रूप से जो प्रकार है वो तो बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगली क्लास में। अगर आप लोगों को ये अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और SDM करियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि आपको आने वाले जो वीडियोज़ हैं वो मिलते रहें। धन्यवाद।